फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश कोचिंग क्लासेस में। आज की क्लास दोस्तों मैं आपको जो है कि सीटेट एग्जाम जो कि आपका दोस्तों जनवरी 2022 में हुआ था, उसके सीडीपी मींस बाल विकास के दोस्तों 30 प्रश्नों का एक टेस्ट कराने वाले हैं दोस्तों। और देखते हैं दोस्तों कि इन 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही होते हैं और अभी तक आप लोगों ने सीटेट एग्जाम के लिए कितनी अच्छी प्रिपरेशन की है। तो दोस्तों इस बाल विकास के 30 प्रश्नों का टेस्ट जरूर दें और देखें कि कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं। ये दोस्तों हमारे इस चैनल विमलेश कोचिंग क्लासेस से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी दोस्तों जुड़ जाइए। दोस्तों आपको डेली ऑन बेसिस मॉक टेस्ट कराते हैं। चलिए दोस्तों मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितने प्रश्न सही होते हैं आपके। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने ये रहा। फर्स्ट नंबर का प्रश्न है, खाली स्थान उन्मुखी लक्ष्य विद्यार्थियों को लंबे समय तक आंतरिक प्रेरणा देंगे, मोटिवेशन देंगे। अधिगम, परिहार, प्रतियोगिता या प्रदर्शन। दोस्तों इनमें से कौन सा है जो विद्यार्थियों को मोटिवेशन, आंतरिक इंटरनल मोटिवेशन जिससे दोस्तों मिलेगा बच्चों को? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रदर्शन। देखिए दोस्तों टेस्ट का क्या तरीका होगा, हमारे साथ इन प्रश्नों को पढ़ना होगा, ऑप्शंस को भी पढ़ना होगा, लेकिन हमसे पहले आपको आंसर सोच लेना होगा दोस्तों क्या इसका सही आंसर होगा। ठीक है, जब भी हम आपसे आंसर्स पूछेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे कि गतिशील दिव्यांगता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चुनौती पैदा करती है? एकाग्रता आधारित खेलों में भाग लेना, समस्या समाधान कौशल सीखना और उनका प्रयोग करना, वस्तुओं के स्थानांतरण संबंधित विशिष्ट क्रियाकलापों का कार्यान्वयन करना, मौखिक संप्रेषण समझाना। दोस्तों इसका सही आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वस्तुओं के स्थानांतरण से संबंधित विशिष्ट क्रियाकलापों का कार्यान्वयन करना। यही दोस्तों गतिशील दिव्यांगता दोस्तों इसी क्षेत्र में चुनौती पैदा करती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। हमारे साथ दोस्तों इन प्रश्नों को पढ़िए। ठीक है, विकास का वह चरण जब कोई जीव सबसे तेजी से किसी विशेष कौशल या विशेषता को प्राप्त कर सकता है क्या कहलाता है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र, विकासात्मक विलंब, संवेदनशील अवधि या संज्ञानात्मक स्थिरता। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा समीपस्थ विकास का क्षेत्र। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थकों का मानना है कि बालकों के स्वयं तर्क और चिंतन की अपेक्षा नहीं की जा सकती। दोस्तों हम आपको बता दें निगेटिव वाले ऑप्शन नहीं होंगे। उसके बाद है, व्यक्तिगत अनुभव अधिगम प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। हो सकता है दोस्तों क्लास में अध्यापक के निर्देशन का आधिपत्य होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए दोस्तों। बालकों की क्लास से बाहर के अनुभव अधिगम से असंगत है, ये भी नेगेटिव, ये भी नहीं होगा। इस तरह से देखा जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थकों का मानना है कि व्यक्तिगत अनुभव अधिगम प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। देखिए दोस्तों ये 2022 का हमने पेपर लिया और देखते हैं दोस्तों कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं इस पेपर से। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताइए क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए वांछनीय तरीका कौन सा है? वांछनीय तरीका दोस्तों कौन सा है? पहला ऑप्शन है, किसी भी समस्या के समाधान के लिए किसी एक ही विधि को प्रोत्साहित करना। तो दोस्तों एक ही विधि को प्रोत्साहित करना ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है, किसी भी समस्या के समाधान के लिए चरण दर चरण निर्देश देना दोस्तों ये भी नहीं आपका होगा। अगला ऑप्शन है कि सामूहिक कार्य और सहपाठियों के सहयोग से हतोत्साहित करना दोस्तों ये भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन है कि विद्यार्थियों को समस्या समाधान के लिए बहुविध तरीकों को खोजने के लिए प्रोत्साहित करना। यही आंसर आपका सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि किसी ऑप्शन में बहुविध शब्द का, ठीक है, चर्चा शब्द का, अवसर शब्द का, अगर इन सब शब्दों का दोस्तों प्रयोग हो रहा है ना तो ज्यादातर पॉसिबिलिटी है कि ये ऑप्शन आपके सही होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। या दोस्तों अंतः क्रिया शब्द आ जाए, अंतः क्रिया करके। ठीक है, ये सभी शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। दिए गए विषय पर ज्ञान और संबंधों को व्यवस्थित और प्रस्तुत करने पर चित्रात्मक उपकरण क्या कहलाता है? संप्रत्यय चित्रण, अनुरूपक, शाब्दिक अभिव्यक्ति या कलन विधि। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा संप्रत्यय चित्रण। अगला प्रश्न दोस्तों है, पूछा गया है कि विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए निम्न में से कौन सा सहायक है? सुसाध्य करने के लिए दोस्तों निम्न में से कौन सा सहायक है? पहला ऑप्शन है, विद्यार्थियों में याद करने के कौशल पर अनन्य केंद्रीयकरण। दोस्तों याद करने के, तो दोस्तों याद करना रोटेट लर्निंग नहीं होती है। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की अभिवृत्ति पैदा करना, दोस्तों कंपटीशन पैदा करना, ये भी नहीं है दोस्तों आपका होगा। खोज अधिगम और ज्ञान के निर्माण के लिए एक प्रेरक वातावरण। बिल्कुल दोस्तों यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, खोज अधिगम और ज्ञान के निर्माण के लिए एक प्रेरक वातावरण।
डी वाला ऑप्शन दोस्तों है ऐसे शिक्षा शास्त्र अपनाना जो वृहद रूप से अध्यापक केंद्रित हो। तो ऐसा नहीं दोस्तों, अध्यापक केंद्रित हो, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। कैरोल गिलिगन पहला ऑप्शन है, ने कोहलवर के विकास नैतिक सिद्धांत का 2 स्तर और जोड़कर विस्तार किया है। बी का तर्क है कि कोहलवर्ग के नैतिकता सिद्धांत में नारीवाद नैतिकता जो देखभाल के आधार पर बल देती है, जिनकी अवहेलना की गई है। सी ने कोहलवर्ग के सिद्धांत में देखभाल और न्याय के विचार से सहमत है। और डी आलोचना करती है कि कोहलवर्ग ने पियाजे की नैतिकता के सिद्धांत का संदर्भ नहीं लिया है। दोस्तों इसका सही आंसर आपको बता दें, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी का तर्क है कि कोहलवर्ग के नैतिक सिद्धांत में नारीवादी नैतिकता जो देखभाल के आधार पर बल देती है, जिनकी अवहेलना की गई है। किसकी दोस्तों? नारीवादी नैतिकता की अवहेलना की गई है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रतिभाशाली और मेधावी विद्यार्थियों को सिर्फ तथ्यों के प्रत्यास्मरण पर आधारित प्रदत्त कार्य देने चाहिए। ऐसा नहीं है दोस्तों कि सिर्फ तथ्यों के प्रत्यास्मरण पर आधारित प्रदत्त कार्य देना चाहिए। चुनौतीपूर्ण अधिगम परिवेश मिलना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, उनको चुनौतीपूर्ण अधिगम परिवेश ही मिलना चाहिए जो विद्यार्थी दोस्तों प्रतिभाशाली और मेधावी होते हैं। सिर्फ अध्यापक से स्वीकृत गतिविधियों को करने के अवसर मिलने चाहिए, तो दोस्तों सिर्फ ये नहीं होगा। सभी कार्यों के लिए गहन एवं सतत निरीक्षण करना चाहिए, ये भी नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कि लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि लेव वाइगोत्स्की का दोस्तों क्या मानना था। 4 ऑप्शन दोस्तों है, इसका सही आंसर आपको बताना है। उनका मानना था कि दोस्तों की समस्या समाधान के दौरान बच्चों को संकेत देकर और उत्तर की तरफ पहुंचने वाले सवाल पूछकर पाठ प्रदान करनी चाहिए। संकेत देकर दोस्तों और उत्तर की तरफ पहुंचने वाले सवाल पूछकर पाठ प्रदान करना चाहिए, ये लेव वाइगोत्स्की महोदय का मानना था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ए नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, आपका डी भी नहीं होगा। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा कि बच्चों का एक समूह जो अपने खेल को एक नृत्य रियलिटी शो पर आधारित करता है, एक जज को नकल करते हुए जफर मेज पर चढ़ता है और टिप्पणी करते हुए कहता है ताली बजाता है। इन उदाहरणों में समाजीकरण की कौन सी संस्था पर निर्देशित है? शैक्षणिक संस्थान, धर्म, मीडिया या आस पड़ोस। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मीडिया। राइट आंसर इसका हो जाएगा मीडिया। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। जो विद्यार्थी जिन्हें लेखन वैकल्य उनकी जरूरतों को पूर्ति हेतु एक अध्यापका को क्या करना चाहिए? एक अध्यापका को दोस्तों क्या करना चाहिए? इसका सही आंसर दोस्तों आप बताएं जल्दी से, क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी दत्त कार्य को पूरा करने की आवश्यक लेखन की मात्रा को बढ़ा देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसका आंसर आप बताइएगा कि भ्रांतियां होती हैं, भ्रांतियां अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए बाधक हैं, अधिगम प्रक्रिया का एक प्राकृतिक अंग है, पूरी तरह अतार्किक और निराधार है, विद्यार्थियों में पैदा होने असामान्य है। दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अधिगम प्रक्रिया का एक प्राकृतिक अंग है। भ्रांतियां दोस्तों अधिगम प्रक्रिया का एक प्राकृतिक अंग है। अगला प्रश्न दोस्तों है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। हमारा प्रश्न है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए विद्यार्थियों को विकास की किस अवस्था पर 2 संप्रत्यय प्रस्तुत करने चाहिए, जिसमें परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तर्क की जरूरत पड़ती है? सांवेदिक पेशी, अमूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक। दोस्तों इसका सही आंसर आप बताएं क्या होगा। राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा अमूर्त संक्रियात्मक। अगला प्रश्न दोस्तों है कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास किसका परिणाम है? केवल आनुवंशिकता का, केवल वातावरण का, केवल आर्थिक कारकों का, आनुवंशिकता और वातावरण की पारस्परिक क्रिया का। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास जो होता है दोस्तों आनुवंशिकता और वातावरण की पारस्परिक क्रिया का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को दोस्तों जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, आनुवंशिकता भी होती है दोस्तों, वातावरण, दोनों की पारस्परिक क्रिया के माध्यम से। ठीक है, आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर बताएंगे। एक प्रभावी अध्यापक गलत उत्तरों के लिए विद्यार्थियों को दंडित करता है, ज्ञान के ज्यों गत्यों पुनरुत्पादन पर बल देता है, अपने विद्यार्थियों की भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखता है, अविभेदित अनुदेशन और मानकीकृत आकलन पर बल देता है। दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना, राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा अपने विद्यार्थियों की भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है कि माध्यमिक विद्यालयों में लिंग भेद को दूर करने हेतु निम्न में से कौन सा मददगार रहेगा? जेंडर आधारित
आसान व्यवस्था को बढ़ावा देना, जेंडर अनुवृत्ति भूमिकाओं पर बल देना, जेंडर प्रारूपों का प्रत्यारोपण करना, जेंडर रूढ़िवादों में लचीलेपन को बढ़ावा देना। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादों में लचीलेपन को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। निम्न में से कौन सा सवाल विद्यार्थियों में अधिसंज्ञान कौशलों को बढ़ावा देने में मददगार होगा। अधिसंज्ञान कौशलों को बढ़ावा देने में दोस्तों मददगार होगा। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, एक पारस्परिक तंत्र के विविध घटक क्या हैं, दिए गए सवाल को सुलझाने के लिए आपने क्या सोपान अपनाए हैं, एक मानचित्र और ग्लोब में क्या अंतर है। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा दिए गए सवाल को सुलझाने के लिए आपने क्या सोपान अपनाए हैं। यही दोस्तों जो है विद्यार्थियों में अधिसंज्ञान कौशलों को बढ़ावा देने में मददगार होगा। अगला प्रश्न दोस्तों है कि निम्न में से कौन सी बुद्धि में गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत सम्मिलित नहीं है। नहीं वाले प्रश्न को दोस्तों ध्यान से पढ़ना है। बहुबुद्धि सिद्धांत सम्मिलित नहीं है। शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, स्थानीय बुद्धि। जल्दी से दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग बताएं क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सृजनात्मक बुद्धि। दोस्तों बहुबुद्धि सिद्धांत, गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत इसमें सम्मिलित नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक अधिगम हेतु एक अध्यापिका को निम्न में से किसका प्रयोग टालना चाहिए। विषयों को जटिल से सरल क्रम में लगाना, प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल देना, विद्यार्थियों में किसी समस्या को हल करने के लिए विविध तरीके पूछना और उप संप्रत्यों में संबंध स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना। दोस्तों इसका सही आंसर आप बताएं क्या होगा। दोस्तों टालना चाहिए तो पहला ऑप्शन हो जाएगा विषयों के जटिल से सरल क्रम में लगाना। दोस्तों जो है इसको जो है टालना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न वक्तव्यों में से कौन सा विकास के विषय में सही नहीं है। विकास के विषय में सही नहीं है दोस्तों। पहला ऑप्शन है, सांस्कृतिक परिवर्तन से विकास प्रभावित नहीं होता, विकास जीवन पर्यंत परिवर्तन की प्रक्रिया है, विकास सुनिश्चित पूर्व निर्धारित रीति से होता है, विकास बहुआयामी या एवं बहुमुखी है। दोस्तों नहीं बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि सांस्कृतिक परिवर्तन से विकास प्रभावित नहीं होता है। यह विकास के विषय में दोस्तों सही नहीं है, प्रभावित होता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ नहीं दे दिया है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है, ये प्रश्न दोस्तों आपके पास है यहाँ पे। तो ये प्रश्न दोस्तों है कि कथन दिया है, तर्क दिया है। कथन है हमारे पास कि विद्यार्थियों को अपने आसपास होने वाली विभिन्न घटनाओं के कारणों का अंदाजा लगाने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। तर्क है कि बच्चे अपने आसपास दिखी हर घटना का कारण खोजना चाहते हैं, उनकी कारक व्याख्या उन्हें लघु सिद्धांतों के निर्माण की ओर ले जाती है। दोस्तों इसका सही आंसर आप बताएं क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कथन भी सही है, कारण भी सही है, और जो कथन भी सही है दोस्तों, तर्क भी सही है, और तर्क कथन का सही व्याख्या करता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या है ए की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। पठन में कठिनाइयाँ जैसे कि अक्षरों का दर्पण, छवि भ्रम और उत्क्रमण निम्न में से किससे अभिलक्षण है। गुणज वैकल्य, अवधान न्यूनता, क्रियाशीलता विकार, स्वलीनता, वाचन वैकल्य। दोस्तों इसका सही आंसर आप बताएं क्या होगा। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वाचन वैकल्य। पठन में दोस्तों कठिनाइयाँ जैसे कि अक्षरों का दर्पण, छवि भ्रम और उत्क्रमण निम्न में से किसका अभिलक्षण है। तो दोस्तों वाचन वैकल्य का। नेक्स्ट दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थियों के आकलन हेतु प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन दोस्तों सही नहीं है बताना है। इसका पहला ऑप्शन है कि रिपोर्ट में विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक आयामों की प्रगति शामिल होगी। बी है, रिपोर्ट केवल व्यक्तिगत कार्यों पर केंद्रित होगी और सामूहिक कार्यों को शामिल नहीं करेगी। सी है, रिपोर्ट में स्वयं का सहपाठियों का आकलन सम्मिलित होगा। और डी है, रिपोर्ट घर और विद्यालय के मध्य एक महत्वपूर्ण संबंध बनाएगी। दोस्तों इसका सही आंसर बताना आपको है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रिपोर्ट में विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक आयामों की प्रगति शामिल नहीं होगी, शामिल होगी। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच का मूल्यांकन करने हेतु प्रभावी तरीका क्या है। दोस्तों
प्रभावी तरीका आपको बताना है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए दोस्तों प्रोत्साहित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए और उनके जवाबों का विश्लेषण करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों में दोस्तों समालोचनात्मक सोच का मूल्यांकन करने का प्रभावी तरीका है दोस्तों बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना और उनके जवाबों का विश्लेषण करना। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे कि सामूहिक एकालप की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? जीन पियाजे, जेरोम ब्रूनर, लेओ वाइगोस्की, एल्बर्ट बंडूरा। दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका दोस्तों आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से बताना है। देखते हैं इसका सही आंसर कितने लोग बता लेते हैं। सामूहिक एकालप की अवधारणा किसके द्वारा दी गई, कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दी गई? अगला प्रश्न दोस्तों है, इसका कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से दोस्तों जरूर आंसर आप बताइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। कथन और तर्क का क्वेश्चन है और यहाँ पे कथन दिया गया है कि अध्यापिका को नए संप्रत्यों को बच्चों की पूर्व अनुभव से जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। दोस्तों बिल्कुल करना चाहिए। कथन दोस्तों आपका सही है। ठीक है, कथन तो निश्चित रूप से आपका सही है। तर्क दिया है, अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है, मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो विद्यालय के बाहर भी होती है। बिल्कुल दोस्तों बाहर भी होती है। ठीक है, इसका सही आंसर दोस्तों आप बताएं क्या होगा? तो दोस्तों हम आपको बता दें, कथन भी सही है, तर्क भी सही है और जो तर्क है कथन की सही व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा? एक अध्यापिका को अधिगमकर्ताओं की पसंदीदा अधिगम शैलियों से संबंधित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को खालिस्तान करना चाहिए, को अनदेखा कर देना चाहिए, का परिवर्जन करना चाहिए, का सम्मान करना चाहिए, को खारिज करना चाहिए? तो दोस्तों का सम्मान करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। एक वाइगोस्की क्लास मतलब कक्षा कक्ष में सहपाठियों का एक समूह किसी सामान्य लक्ष्य पर पहुंचने के लिए कार्य कर रहा है। इस स्थिति में वो में व्यस्त है। किस में व्यस्त है दोस्तों? पारस्परिक अध्यापन में, अंतर्वाक में, पाठ में या सहयोगिक अधिगम में? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पारस्परिक अध्यापन में। इस टेस्ट का दोस्तों अंतिम प्रश्न है, दिव्यांग विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या जरूरी है? गैर भेदभाव, अगम्य मूलभूत संरचनाएं, अवसरों की समान असमानता, सहभागिता में अवरोध? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गैर भेदभाव, बिना भेदभाव के। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस क्लास में दोस्तों आपको 2022 में जो पेपर हुआ था उसके बाल विकास में सीडीपी के 30 प्रश्नों का एक टेस्ट कराया दोस्तों। इन 30 प्रश्नों में दोस्तों आपके कितने प्रश्न सही हुए आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। दोस्तों देखिए, अगर आपकी 30 प्रश्नों में 25 प्लस प्रश्न सही हो रहे हैं, 22 प्लस दोस्तों, तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। ठीक है, यदि दोस्तों हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।